चैप्टर 4 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इसके अंदर कल हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा था। ब्लड के बारे में पढ़ा था कैसे ब्लड हमारा किस नेचर का होता है। तो ब्लड क्या होता है? एक नेचुरल कोलाइड है ना। और कौन से टिश्यू से मिलकर बना हुआ है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है ब्लड हमारा। हमने कल ब्लड के बारे में पढ़ा था। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड भी देखा था। ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? एडल्ट में बोन मैरो में, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में लीवर या स्प्लीन में होता है। कल हम लोग देख चुके थे कैसे क्या होता है। तो हम लोगों ने ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। तो ब्लड सेल्स के बारे में हम लोग आरबीसी के बारे में डिस्कस कर लिया था। डब्ल्यूबीसी चल रहा था ना। तो डब्ल्यूबीसी जो है ये भी कितने पार्ट्स में डिवाइड था? ग्रेन्यूलोसाइट और एग्रेन्यूलोसाइट। एक ग्रेन्यूलोसाइट में क्या क्या आएगा आपका? न्यूट्रोफिल, दूसरा है बेसोफिल, और तीसरा है इओसिनोफिल। और एग्रेन्यूलोसाइट में क्या आएगा? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी फर्दर 2 टाइप्स की होती है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे कल। और ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इसके बारे में फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये अपीयरेंस कैसा है, कैसे दिखते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैसा इनका नंबर कितना होता है, इसी के बारे में। इतना समझ में आया? कुछ लोग एब्सेंट थे कल। ये फैन क्यों नहीं चल रहा? तो लाइट नहीं है। इतना समझ में आया? इधर फ्लो चार्ट बना लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इसका देखेंगे, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का काम क्या होता है? फैगोसाइटिक नेचर्स के होते हैं, मीन्स इनगल्फ करने का काम करते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो या वायरस। और लिम्फोसाइट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे।
आप लोग आगे बढ़ जाइए। पहले अपीयरेंस देखेंगे और फिर नंबर देखेंगे, फॉर्मेशन और फंक्शन। अपीयरेंस, मोनोसाइट कैसे दिखते हैं, इनका शेप अगर डायग्राम बनाया जाए ये ऐसे दिखते हैं। और अगर लिम्फोसाइट की बात की जाए, इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, राउंड। क्या प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बताइए। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आरबीसी में ये सेंटर में इनका न्यूक्लियस है। तो इसका न्यूक्लियस किस शेप में दिखाई दे रहा है आप लोगों को, किस शेप में है? किडनी से, किडनी और बीन से। और हॉर्स शू शेप भी रहता, हॉर्स का वो देखा होगा ना, नीचे पैर के नीचे। हाँ हाँ। हॉर्स शू शेप, इसको ऑफ कर दो, मतलब ये गेट बंद कर दो। किडनी शेप और बीन शेप। और ये कैसा रहता है, राउंड न्यूक्लियस। इसके पहले हम लोग न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल किस शेप का था, उसका न्यूक्लियस कैसा था, मल्टीलोब्ड था। मल्टीलोब्ड था ना, ऐसे करके फिर ऐसे। उसके बाद क्या आता है दूसरे नंबर पे, बेसोफिल। उसका न्यूक्लियस कैसा था, कैसे, ग्रैंड से, एस शेप, वो ग्रेन्यूल्स, क्या ग्रेन्यूल, एस शेप, हाँ एस शेप न्यूक्लियस था। उसके बाद लास्ट का इओसिनोफिल, उसका कैसा था, हेडफोन शेप। सबके न्यूक्लियस इसी पे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब नंबर की बात करते हैं, तो ये जो मोनोसाइट है, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सा है, तो मोनोसाइट है। लार्जेस्ट मतलब साइज में लार्जेस्ट, बड़ा साइज है किसका, मोनोसाइट का। और नंबर में देखा जाए तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा नंबर में रहते हैं, सबसे ज्यादा। कितने परसेंट था, 60 से 60%। टोटल डब्ल्यूबीसी का 60 से 65% क्या था, न्यूट्रोफिल था। उसके बाद बेसोफिल जो आता है वो सबसे कम, लेस देन 1 से भी कम, क्या, बेसोफिल। इतना नंबर याद रखना। उसके बाद मोनोसाइट की बात आती है तो 6 से 8%, 6 से 8%। और ये 20 से 25%। तो अगर साइज में देखा जाए तो मोनोसाइट लार्जेस्ट साइज के क्या है, डब्ल्यूबीसी, ये चीज याद रखना। उसके बाद फॉर्मेशन दोनों का कहा होता है, बोन मैरो में होता है।
बोन मैरो की कौन सी सेल्स करती हैं? कल मैंने क्या बताया था? रेड बोन मैरो में क्या प्रेजेंट होता है? कुछ डायग्राम बनाया था सबने? फंक्शन इसका क्या होता है? फाइगोसाइटिक इन नेचर, फैगोसाइटिक इन नेचर, और ये रोल इन इम्यूनिटी। बताइए भाई, कौन से सेल्स फॉर्मेशन करती हैं? स्टेम सेल्स। रेड बोन मैरो की स्टेम सेल्स, मैंने डायग्राम बनाया था कौन सी रेड बोन मैरो और कौन सी येलो बोन मैरो है। तो रेड बोन मैरो की स्टेम सेल्स ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद बात आती है प्लेटलेट्स की। किसकी बात आती है? प्लेटलेट्स। क्या होते हैं प्लेटलेट्स? नंबर कितना होता है प्लेटलेट्स का? मिलियन में बताओ। बताइए। 50,000। हाँ, प्लेटलेट्स कौन सी डिजीज हो जाती है इसकी कमी से? एनीमिया कहाँ से आ गया इसमें? इसके पहले काउंट देखेंगे। काउंट देखा गया 1.5 से 3.5 मिलियन। नहीं, लाख में होगा। कितना है? 1 पॉइंट, यानी कि इसके बीच में अगर देखा जाए तो इसकी सही होगी 2 लाख। मीन्स 2 लाख होनी ही चाहिए। समझ में आया? कितना होना चाहिए? 2 लाख। लेकिन अलग अलग बुक में अलग अलग इसका नंबर दिया गया। काउंट के बाद क्या आता है इसका? लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन कितनी है? 1 वीक। वेरी भी कर सकता है इधर उधर, लेकिन कम से कम 1 वीक। इसके बाद फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। इसका फॉर्मेशन थोड़ा अलग टाइप का होता है। आपकी जो बोन मैरो होती है, इसकी कौन करती है? स्टेम सेल्स। ये जो स्टेम सेल्स होती हैं, ये ब्रेक हो जाती है, मतलब आपस में टूट जाती है, और क्या बनाती है? मतलब ये किसका फॉर्मेशन करता है? मेगा। हाँ, मेगा जो साइट है। मेगा कैरियोसाइट। स्टेम सेल्स किसका फॉर्मेशन करती है?
मेगा कैरियोसाइट, और फिर ये आपस में टूट कर क्या बनाती हैं, प्लेटलेट्स। इनका अनइक्वल साइज रहता है। ये जो मेगा कैरियोसाइट है ये ब्रेक होकर क्या बनाती है, प्लेटलेट्स। ये कैसे, ये क्या है, प्लेटलेट। लेकिन प्लेटलेट्स का काम क्या होता है आपके ब्लड में, थक्का बनाने में, क्लॉटिंग करने में। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, क्लॉटिंग करती हैं। तो किसकी मदद से करती हैं, जो इनके अंदर ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, ये है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या चीज, इसके कारण क्या है, इनका जब नंबर कम हो जाता है तब होता है। इससे इफेक्ट क्यों पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, जैसे आरबीसी है, हर उससे इफेक्ट पड़ेगा। उसका नंबर जब ज्यादा होगा या कम होगा तो इफेक्ट पड़ेगा, डिजीज होता है। तो हर चीज के लिए पर्टिकुलर डिजीज होती है कि इसकी कमी से यह डिजीज होगा। नहीं, ये बात अलग है, थक्का नहीं, थक्का बनाना का नहीं। जैसे आपको चोट लगी तो अगर कोई आप उस चोट में रोल नहीं करेगा तो आपका ब्लड कंटिन्यू बहता रहेगा, बहता रहेगा ना, तो आप मर भी, डेथ भी हो सकती है। तो इसका मेन रोल ये अभी समझा रहे हैं, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये एक एंजाइम का सिक्रीशन करता है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करके, प्रोटीन्स को एक्टिव करके तब जाके पूरा प्रोसेस होता है। अभी ब्लड क्लॉटिंग पड़े हो गए, तो इसका मेन मतलब ये ब्लड का थक्का बनाने में काम करता है। इसका मेन काम तो इससे थक्का, उससे चोट होने लगती है। ब्लड में ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं शरीर को। केवल थक्का बनाना ही इसका काम नहीं है, पूरे बॉडी को शक्ति प्रदान करना, ब्लड के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। नहीं, अब जैसे किसी चीज में कुछ भी है, मान लो चीनी और पानी घोल रहे हो, मान लो चीनी बहुत ज्यादा कर दिया, अच्छा लगेगा, और चीनी बहुत कम कर दिया, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो हर चीज का एक नंबर रहता, इक्वल होना चाहिए, इतना नोट कर लो। फॉर्मेशन हो गया, फंक्शन क्या होता है, क्लॉटिंग ऑफ ये, इसको स्ट्रेट किसने कर दिया, हम गर्मी के बारे में मरे जा रहे हैं। हाँ, इसको किसने किया इसको, बहुत गर्मी लग रही है, चला दो, चला दिया करो ना इसको डेली। नहीं हुआ, समझ में आया इसका। प्लेटलेट्स के बारे में समझ लो, इनका नंबर कितना होता है, 1.5 से 3.5 लाख, यानी 2 लाख के लगभग हम लोग करते हैं। कितना नंबर होता है, 2 लाख। इनका लाइफ स्पैन मतलब जीवन काल कितना होता है, 1 वीक। और इसके बाद फॉर्मेशन देखते हैं, तो फॉर्मेशन जो आपकी बोन मैरो है, बोन मैरो की जो रेड बोन मैरो है उसकी स्टेम सेल्स से ही फॉर्मेशन होता है। लेकिन कुछ दूसरा प्रोसेस इसमें, जो ये पहले क्या बनाएगा, मेगा कैरियोसाइट, फिर ये ब्रेक होकर इर्रेगुलर शेप के ऐसे
पार्टिकल्स में टूट जाएगा और फिर ये क्या बनाएगा, ये क्या है, प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स के बीच में क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्या है, प्लेटलेट्स। कितनी बात समझ में आई, बाकी बस इनका नंबर, यही सब याद करने वाली चीज। फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर होता है और फंक्शन इनका क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब इसके बाद ब्लड कोगुलेशन देखेंगे। ब्लड कोगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग। इरेज कर दे इसको। क्या देखेंगे, ब्लड कोगुलेशन मीन्स ब्लड क्लॉटिंग, यानी खून का थक्का जमना, खून का थक्का जमना। कौन सा विटामिन इसको इसमें हेल्प करता है, कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में हेल्प करता है, विटामिन के। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और हमने पढ़ा था कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट्स करते हैं। प्लेटलेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। यहां से प्रोसेस समझो। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, ये एक एंजाइम सिक्रिएट करता है, क्या, थ्रोम्बोकाइनेज। क्या लिख दिया था मैंने, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये एक एंजाइम सिक्रिएट करता है, क्या चीज, एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, थ्रोम्बोकाइनेज। कौन सा एंजाइम है, थ्रोम्बोकाइनेज। कौन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो इन प्लेटलेट्स के अंदर प्रेजेंट है। समझ में आया। ये जो एंजाइम है ये क्या करता है आपका, प्रोथ्रोम्बिन
प्रोथ्रोम्बिन जो है आपके प्लाज्मा में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसके ऊपर अभिक्रिया, जैसे आप लोग उसमें केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ा होगा ना, इसकी प्रेजेंस में इसके कॉम्बिनेट करके ये प्रोडक्ट बना, उसी तरह एंजाइम क्या करता है, अब रिएक्शन को एक्टिवेट कर देता है ना, तो इसका बस वही काम है। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, थ्रोम्बोकाइनेज प्लस कौन से आयन के साथ बाइंड करता है, कैल्शियम। इसके साथ बाइंड होकर क्या बनाता है, थ्रोम्बिन। हाँ, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन बन गया। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, क्या प्रेजेंट होता है, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट होता है ना। हाँ, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में तोड़, किसकी प्रेजेंस में, थ्रोम्बिन और कैल्शियम। इतना सबको समझ में आया, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, प्लेटलेट्स है। इस ये क्या करता है, एक एंजाइम बनाता है, क्या बनाता है, एंजाइम, जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। चाहे हिंदी में लिख लो ना, हिंदी इंग्लिश दोनों का वर्ड एक ही है इसमें, जो इंग्लिश में है वही हिंदी में, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनाता है। ये क्या करता है, ब्लड के प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के ऊपर वर्क करता है, मतलब एक्टिव करता है इसको, प्लस कैल्शियम के साथ थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बिन फिर से फाइब्रिनोजेन को एक्टिव कर देता है, तो फाइब्रिनोजेन फिब्रिन बनाता है। ये क्या होती है, एक जाली के समान ऐसे संरचना, समझ में आई। ऐसा स्ट्रक्चर, आपके जो भी घाव चोट लगी है, ब्लड निकल रहा, इतना प्रोसेस होने के बाद एक जाली टाइप की संरचना बन जाएगी। उसी पे जब फिर ब्लड निकलेगा तो उसमें से क्या होगा, प्लेटलेट्स, WBC आके उसमें फंस जाएंगी। अगर कोई चीज छन्नी लगा दो तो कुछ रुक जाएगा ना डस्ट पार्ट का, तो धीरे धीरे वो मतलब कवर कर लेते हैं पूरे। अगर सब आएंगे फंस जाएंगे तो फिर ब्लड निकलने की जगह ही नहीं रहेगी, इसी के ऊपर फिर क्लॉट कर देता है ब्लड। और थोड़ी देर बाद आप फिर इसको, बहुत लोग होते हैं ना निकालते, और फिर से ब्लड बहना शुरू हो जाता है ना, कहीं चोट लगी सही हुआ नहीं, फिर से उसको करते हैं ना वो लोग, लगभग सभी लोग करते होंगे। समझ में आया इतना, सबको समझ में आ रहा, नोट कर लो इतना। इसके बाद ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे, ब्लड ग्रुप किसका है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ पॉजिटिव। जिसका ओ पॉजिटिव है वो सबसे स्ट्रांग, उसके पास इम्यूनिटी ज्यादा रहेगी। क्यों, क्योंकि उसके पास बी एंटीबॉडी दोनों रहेंगे। अभी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझाएंगे कि तुम लोग खुद, अगर तुमको माइक्रोस्कोप मिल जाए तो तुम लोग अपना खुद ब्लड चेक कर सकते हो। चीजें मिल जाए तो तुम लोग पढ़ते हो, सभी कुछ कर सकते हो ना, कर सकते हो ना। स्लाइड पे रखना है, मान लो ये स्लाइड है, उस पे 1 ड्रॉप ब्लड डालना है, उसको फिर दूसरी स्लाइड से ऐसे पूरा कवर नहीं करेंगे, उसको पूरा फैला देंगे, पतला पतला फैला देंगे, उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखेंगे। है क्या यहाँ पर,
मतलब ये स्कूल वाले उसमें है या फिर यहाँ स्कूल वाले इसमें? मतलब कि कैसे वो प्रोग्राम तो कर ले ऐसे सर है ना हम है ना और सो सर भी तो पहले दिमाग खराब करते हैं क्यों मैं तो उस दिन गया मैं असो सर तुम्हें हमारे लंबे सर एक चैप्टर एक सब दिन पढ़ाते हैं करेंगे तुम देखिए एक हरी सब दिन पढ़ाते हैं हो गया ये? मैं बोले सर इतना पढ़ाते नहीं से भी पढ़ाता है कौन? मैं किसी टॉपिक को पढ़ाई थी ना ना अंदर तो जाएंगे हंसी करा देंगे इतना भयानक पढ़ाते हैं पागल हो जाता है इतना डीप पढ़ाए अगर एकदम बेसिक एकदम मतलब आकर नहीं सीखो तो कितने महीने खत्म नहीं कितने दिन में खत्म होगा मतलब ऐसा वाला को पढ़ाएंगे हाँ किसी को भी हाँ, कितने दिन में खत्म हो इसको अगर कुछ भी नहीं आता अच्छे से समझा के मतलब बच्चे को कुछ नहीं आता हो, टाइम लगेगा इसमें क्योंकि क्या। अरे अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, उस बच्चे के दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हाँ हाँ हाँ, अगर चाहे तो खत्म कर सकते हैं। हाँ सितंबर में खत्म हो पाया पीएचडी करा रहे हैं एक ही चीज पर एंजाइम से डीएनए से कितना बड़ा है और बायोमोलिक्यूल से कितना कर रही है हाँ, सेल के नीचे पहुंचे हैं अभी नहीं तो एमएससी में भी इतना लंबा थोड़ी ना ले जाते बायोमोलिक्यूल। लेकिन ये है जब एमएससी लेवल का रहेगा पढ़ाई तो उसमें पूरा एक चैप्टर, जैसे उसमें रहेगा 4 पेपर हैं तो उसमें पूरा चैप्टर रहेगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो पूरा डीपली। हमारे बच्चे को लेवल में बैठा दिए राष्ट्रीय पढ़ा रहे थे हमें तेज वाले बच्चों को एकदम बेसिक चीज जाननी चाहिए राष्ट्रीय के बारे में कि ये टाइप का क्या फंक्शन है अब लेवल में उसको डीप से दिए हैं अब वो हमने आप पढ़ा से लेकर चेक कर रहे हैं और जितना डीप पढ़ा रहे हैं बस मैम अगर आप पढ़ेंगी ना कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे तो नहीं आता होगा हम घर से इतना पढ़ के जाते हैं फिर भी नहीं वो क्वेश्चन पूछेंगे सर एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट एकदम वर्ड टू वर्ड दूसरे के माइंड में होंगे दूसरे के ये उसमें जो होता है क्या करते हैं मतलब इससे क्या होता है हमने कहा सर ग्लूकोज से एटीपी एनर्जी बनाता है सही था बट उसके बाद खुद खुद वही आंसर बता रहे हैं सर हर टीचर का अलग अलग अपना वो रहता है। जैसे मेरे यहाँ लेकिन उनको आता बहुत हाँ कुछ टीचर थे जैसे डिग्री कॉलेज में बहुत नॉलेजेबल थे, ऐसा पढ़ाते थे समझ में ही नहीं आता, बल्कि वो बहुत ज्यादा नॉलेज। और कुछ एक बार में 3 साल में तो सबसे मिले बाहर वो 2-3 साल में पूरे टीम की सिलेक्शन मैम लेकिन वो एमबीबीएस तक का बोल रहे हैं मैंने तो बायोमोलिक्यूल पढ़ाए आज तक याद है बल्कि एक बार भी देखते थे सर पढ़ाए आज तक याद है मैंने सर को 10 साल में जब तुम भारत चैप्टर खत्म कर लिए हाँ तो सर बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं ना। अपने यहाँ है कि 5 दिन का है तो 5 दिन में हमको खत्म करना। अच्छा ये करो मैं लिखना सुनना केवल 30 मिनट में और मुझे लगता है ये 5 दिन 5 दिन मैं बहुत ज्यादा कम बताया अरे तुम लोग समझ नहीं पाए हमको अच्छे टीचर लगते हैं लेकिन यार प्रैक्टिकल नहीं करा रही है चीजों को प्रैक्टिकली समझना चाहिए, नहीं थ्योरी रखने से कोई काम नहीं चलेगा। मैं जब जाते तब कहते लैब नहीं है वो सब करवाने लगते हैं हम जाती नहीं के पास मेरा हो गया अब ब्लड ग्रुप इसके पहले कुछ छूटा है डब्ल्यूबीसी आरबीसी में? हो गया ना सब? देख लो एक बार चेक कर लो।
नहीं बनाया। क्योंकि हम थ्योरी पे फोकस नहीं करते, वही पॉइंट्स लिखवाते हैं। ये मतलब कि जो एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा वो छूटने नहीं पाता है, सारे पॉइंट्स वो आप क्लियर। इसके बाद बात आती है ब्लड ग्रुप, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉलेज के बेस पर भी, एग्जाम के बेस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप भी टू बेसिस पर होता है, ए बी ओ ग्रुप। एक ए बी ओ, किसका ए है, बी है, ओ है, ए है, बी है, ओ है, या फिर ए बी, यही तो रहता है किसी का। अब ये ध्यान दो कि कहीं कहेंगे ए निगेटिव है, ए पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब होगा, कभी समझ में आया? आर एच फैक्टर होता क्या है? अगर इसमें आरएच फैक्टर होता है तो पॉजिटिव हो जाता है और नहीं होता तो आर एच फैक्टर है क्या, वही तो चीज तो पूछ रहे हैं। मैम एंटीबॉडी होती है दूसरे ब्लड की। और दूसरा रिस्पॉन्सिबल है आर एच फैक्टर। ब्लड ग्रुप की स्टडी किसने किया था? लैंड, स्टीनर एंड वीनर। ये एग्जाम में पूछ सकता है, किसने किया था? लैंड, स्टीनर एंड वीनर। ये दो साइंटिस्ट थे, हाँ, इन्होंने डिस्कवरी की थी ब्लड ग्रुप की, और इसको डिवाइड किया था। अब किस बेस पे, क्या स्ट्रक्चर इन्होंने देखा जिसके बेस पे उसको ए ग्रुप में दिया, या फिर बी में दिया, या फिर ओ में दिया, और या फिर ए बी में दिया? क्या चीज देखा हमारे ब्लड के अंदर, इन्होंने क्या देखा कि इन कैटेगरीज में डिवाइड किया। और आर एच फैक्टर, मतलब आर एच फैक्टर रहेगा तो कहेंगे पॉजिटिव है, और फिर नहीं रहेगा तो कहेंगे निगेटिव। यही तो कहते हैं। किसी का ओ रहेगा, किसी का ओ पॉजिटिव है, किसी का ए बी है। और ए पॉजिटिव मोस्ट कॉमन है, हाँ, और ए बी नेगेटिव लीस्ट कॉमन है। अब समझो इसको ध्यान से समझने वाली बात, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा। अगर ए ग्रुप वालों को देखते हैं, किसको देखते हैं? ए ग्रुप वालों को, तो दो चीज आती है, एंटीजन और एंटीबॉडी। हाँ, तो इन्होंने जो आरबीसी देखा ब्लड की, जब आरबीसी देखी गई तो उसपे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे। आरबीसी पर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, और जो एंटीबॉडी होती है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। ध्यान देना, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। एंटीजन और एंटीबॉडी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो एंटीबॉडी रहेगी वो प्लाज्मा में, लिक्विड में घूमती रहेगी, और जो एंटीजन होते हैं वो ये एंटीजन के ही स्ट्रक्चर हैं, ये एंटीजन है। जो ब्लड होता है, जो ब्लड लाइन करते हैं, इसको -80 डिग्री सेल्सियस करते हैं ब्लड। इसको हम एक बार निकालते हैं, इसको दोबारा फिर रख सकते हैं उसके अंदर। ब्लड को जैसे एक बार निकालते हैं -80 डिग्री सेल्सियस से, हाँ, इसको पहले नॉर्मल करते हैं, फिर देते हैं। अगर हम जैसे आदमी देख रहे तो फिर वो लोग ये रख सकते हैं, ब्लड को ना खराब हो जाएगा। हम ये प्लाज्मा देते हैं। और क्या? मैम के वैलिडिटी भी करा देते हैं क्या? हम तो यूनिट को चढ़ाना होगा कि -180 पे ही चढ़ा देते हैं। नहीं, उसको नॉर्मल टेम्परेचर का, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं, लेकिन काफी देर तक अगर बाहर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा जाएगा तो आपका ब्लड खराब हो जाएगा। मैम तो उसमें बोलना चाहेगा आपको, क्योंकि क्लॉटिंग थोड़ा हो सकती है बिना। हाँ, एयर के कांटेक्ट में आया तो फिर क्लॉटिंग हो जाएगी, खराब, क्योंकि उसमें जो ये सेल्स हैं ये खराब हो जाएंगे। जो पैकेट आते हैं ब्लड के, इसमें जो मॉलिक्यूलर होता है, जैसे हमने लिया उससे, उसको अच्छा मैंने यूज भी नहीं किया, बस उसको थोड़ी देर का असर है, वो यूज करने लायक है।
हाँ तुरंत कर दोगे, क्यों नहीं? अच्छा प्लाज्मा ही चाहिए ना? हैं? प्लाज्मा को, प्लाज्मा को? अगर प्लाज्मा को मैम लेते हैं हाँ तो मैम प्लाज्मा अगर लिए हाँ। वापस लेके भी नहीं गए, वापस करने जाते तो कह रहे हैं कि खराब हो गया प्लाज्मा, उसको नहीं क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि जो ये प्लाज्मा क्या होता है, इसमें प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जो प्रोटीन्स होती हैं ये डीएक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे प्लाज्मा में जो प्रोटीन अपना कंटिन्यूसली काम करती रहती हैं, तो डीएक्टिवेट हो जाएंगी, वो काम कहाँ सही से कर पाएंगी। पता लगे उसको चढ़ा दिया गया तो फिर क्लॉटिंग हो जाएगी आपके ब्लड में। मैम प्लाज्मा में थोड़ा फैक्टर होंगे, उसमें तो सेम ही होता है ना सब होता है, उसमें भी डिफरेंस है। नहीं वो तो सेम होता है। इधर समझो पहले ए ग्रुप वाले, ए ग्रुप में ये क्या है, इसको समझ लो ध्यान से। इसमें एंटीबॉडी इस लाइक प्रेजेंट होगी, इन्हीं को देखकर इसको ए शेप, जैसे ए रहता है ना ऐसे, इस तरह इसको ए बताया गया। ब्लड ग्रुप ए क्यों रखा गया, तो इसमें क्या कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, ए एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी पाई जाएगी, सॉरी बी पाई जाएगी। मींस इसका सेफ ऐसा नहीं होना चाहिए। ए में क्या होता है, ऐसा सेफ होता, अगर इसकी जगह पर ऐसा सेफ होता तो ये आके इसमें फंस जाता, बाइंड कर देता, बाइंड कर देता ना। तो इसमें कौन सी, कैसा सेफ पाया जाता है, ऐसा सेफ। करो बी लाइक, इतना समझ में आया। अब बी वाला देखते हैं। बी वाले में एंटीजन कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। और इसमें जो एंटीबॉडी रहेगी कैसी रहेगी, इसमें कौन सी एंटीबॉडी है, ए वाली एंटीबॉडी, ताकि इसमें फंसे ना। तो अगर क्या ए बी वाले को डोनेट कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, किस कारण क्लॉटिंग हो जाएगी, इसका जो एंटीबॉडी है ये आके इससे बाइंड हो जाएगा, फंस जाएगा ना, और ये इससे बाइंड हो जाएगा, फंस जाएगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को डोनेट नहीं कर सकते। उसके बाद ए बी देखते हैं। क्यों नहीं है एंटीबॉडी, बस समझ में आया। इसके पास ए और बी एंटीबॉडी कोई प्रेजेंट नहीं होती, क्यों, क्योंकि अगर ए प्रेजेंट रहेगी, अगर ए एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी तो वो इससे बाइंड हो जाएगी, अगर बी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी तो वो इससे बाइंड हो जाएगी। इसीलिए प्रकृति ने कुछ इसमें कोई एंटीबॉडी बनाई। इसीलिए कहते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनके पास कम इम्यूनिटी होती है, जल्दी बीमार पड़ते हैं, ऐसा कहा गया, क्योंकि उनके पास ना तो ए एंटीबॉडी है और ना बी एंटीबॉडी क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जब इनके पास कुछ प्रेजेंट ही नहीं तो कम, मतलब बायोलॉजी में यही कहा गया कि ये लोग कम स्वस्थ रहते हैं, बीमार जल्दी पड़ते हैं। इसके बाद अब बचा ओ,
इनको ए और बी और ए बी और ओ चार को ब्लड दे सकते हैं, हाँ, बट मैम केवल ब्लड केवल ए बी ही दे सकते हैं। यूनिवर्सल। एक्सेप्ट हाँ, अब इसके बाद ओ वाला देखते हैं। ओ, ओ का मतलब जीरो, मीन्स ना तो इसमें ए प्रेजेंट होगा और ना ही बी, इसमें कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। अब अगर जब इसमें कोई एंटीजन नहीं है तो इसमें दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। इसलिए जिसके पास जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उस वो ज्यादा स्ट्रांग, मतलब कि ज्यादा उसके पास इम्यूनिटी रहती है, बीमार कम पड़ता है। समझ में आया? समझ में आया? इसको किसी से खतरा नहीं है, मीन्स इसके पास दोनों एंटीबॉडी पाई जाएंगी, इसको किसी से खतरा नहीं है बाइंड होने की। ये कहा गया है कि जो ए बी होते हैं ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल होते हैं, मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये जो ओ ब्लड ग्रुप ओ है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, सर्वदाता। ये ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए को भी दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है और ये सबका ग्रहण कर लेता है। ये समझो कि ये लालची है और ये दानी है, इतनी ऐसे मतलब याद रखो। एग्जाम में यही दोनों से क्वेश्चन पुट हो सकता है कि कौन सर्वदाता है और कौन सर्वग्राही है। अब बात आती है आरएच फैक्टर। हम लोग ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो उसमें बताया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है या फिर ए पॉजिटिव है या फिर ए निगेटिव है। तो कैसे होगा? तो क्या हुआ, ये जो विनर सर थे इन्होंने रीसस मंकी के अंदर उनका ब्लड सेल्स लिया और मतलब आरबीसी लिया और फिर डिस्कवरी किया। तो उन्होंने देखा कि यहां पर इन दोनों के अलावा भी कुछ ऐसे शेप के स्ट्रक्चर दिखाई दिए उन्होंने। क्या दिखाई दिया? ऐसे स्ट्रक्चर। जब रीसेस मंकी में देखा था जिसका मुंह रेड कलर का होता है, देखा होगा ना, बंदर भी कई प्रजातियां होती है। हाँ, ठीक है। इसमें उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर देखा तो उन्होंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने बहुत ढेर सारे मंकीज लिया, ढेर सारे मंकीज लिया और सबके ब्लड को उन्होंने स्टडी किया कि क्या ये सब में प्रेजेंट होता है। तो उन्होंने देखा कि कुछ मंकीज के ब्लड में ये प्रेजेंट है और कुछ में एब्सेंट था। तो उन्होंने एक नियम लगा दिया कि जिसमें ये प्रेजेंट रहेगा वो आरएच पॉजिटिव रहेंगे और जिसमें नहीं है वो क्या रहेंगे? आरएच निगेटिव रहेंगे। जिसमें है, आपने कभी अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाया होगा, करवाया ना, जाके आज रिपोर्ट चेक करना कि उसमें क्या है, तुम्हारा पॉजिटिव है निगेटिव है। तो आरएच का मतलब ये ऐसे स्ट्रक्चर। अगर लैब में कभी भी आपको मौका मिले तो आप अपना ब्लड लीजिएगा, उसको टेस्ट करिए, कोई इसमें नहीं, बस आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। अगर माइक्रोस्कोप होता, स्लाइड होती तो यहीं यहीं पर भी हो सकता था, आप खुद से देख सकते हैं, देख सकते हैं ना। तो क्या हुआ, अगर इसमें ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो ये क्या हुआ? ए पॉजिटिव हुआ ना। अगर इसमें एब्सेंट है, मान लो बी वाले में नहीं है ऐसे स्ट्रक्चर, तो ये क्या हुआ? बी निगेटिव। ये क्या है? बी निगेटिव। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी आर एच निगेटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्लड ग्रुप बी आर एच निगेटिव। उसके बाद अब फिर इसमें देखो, इसमें भी मान लो कोई स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई पड़ा,
ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बी पॉजिटिव लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसमें ये स्ट्रक्चर पाए गए हैं। इसी तरह इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, निगेटिव है। अगर इसमें ऐसे स्ट्रक्चर बन जाए ओ पॉजिटिव हो जाएगा ना। इतनी बात समझ में आई? नोट कर लो। ब्लड ग्रुप का एक डिसऑर्डर भी है ना। कौन सी बीमारी होती है ब्लड ग्रुप का डिसऑर्डर? डिसऑर्डर ब्लड ग्रुप का इरिथ्रोब्लास्टोसिस, यही है ना आपके इसमें मेंशन किया गया है। इरिथ्रोब्लास्टिस बता रहे हैं क्या होता है। ये चीज सबको समझ में आई, कौन सा रिसीवर होता है कौन सा, यहां लिख भी लो। यूनिवर्सल रिसीवर, ये क्या होता है? यूनिवर्सल यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल। अब इसको थोड़ा सा पूछ लेते हैं ना क्वेश्चन। किसी के ब्लड ग्रुप में क्या है? उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी है, और उसमें आर एच फैक्टर निगेटिव है। क्या होगा? पीछे अंकिता बताओ, इधर बताओ, इधर इसको हम कैसे क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे? ए बी निगेटिव मीन्स आर एच फैक्टर एब्सेंट है। ओ है आप बताओ ये क्या होगा? इसको क्या कहेंगे? ओ आपका ब्लड ग्रुप ओ है और आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, तो क्या कहेंगे इसको? ओ पॉजिटिव। समझ में आ गया ना आप सारी चीजें। और आप अगर उसको स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उनकी जो उसकी रेड ब्लड सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देगा। तब आप समझ जाएंगे हाँ ये प्रेजेंट है, ये बी है या फिर ए है या फिर ए बी है या फिर ओ है। इरेज कर दे इसको।
क्यों, और क्या जाना है क्या? इरिथ्रो, क्या कौन सी डिजीज है? इरिथ्रो ब्लास्टोसिस। फिटेलिस मीन्स ये फीटस। अब कैसे होता, यहाँ समझने वाली बात है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आपके जो ब्लड ग्रुप है, मान लो एक मेल्स है और फीमेल्स है, यहाँ ध्यान दो, इधर मेल्स और फीमेल, मेल्स और फीमेल्स है ग्रुप। मान लो कि इनका ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, और इनका क्या है? निगेटिव। इनका क्या है? निगेटिव। क्रॉस हुआ मीन्स इन दोनों की शादी हुई, और इनका जो ऑफ स्प्रिंग होगा, मीन्स इनका जो बेबी होगा पहली बार, तो क्या होगा कि जब ह्यूमंस जो है बेबी जब प्रेग्नेंट रहती है, तो क्या होता है, जब डिलीवरी के टाइम क्या होता है, जब पहली बार होता है, तो इनका जिन्हें ये बीमारी होती है, मतलब जिनको, उनका केवल एक ही बेबी रहता है। उसके बाद जितने होते हैं, या तो वो डिजीज, उनको डिजीज रहेगी, या फिर वो मर जाते हैं। ऐसा कारण क्यों है? क्यों मान लो ये कोई महिला है, इसके पेट में जो बेबी है, इसका तो निगेटिव है, इसका क्या है? ब्लड ग्रुप निगेटिव, और इसका पॉजिटिव है। तो जब बेबी बर्थ होता है, तो बर्थ होने डिलीवरी के टाइम क्या होता है, बेबी के ब्लड से और मदर के ब्लड में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इनका ब्लड इधर चला जाता है। तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ तो RH निगेटिव था ना, तो क्या हो जाएगा? RH पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहली बार तो हो जाएगा, लेकिन जब दोबारा से फिर से प्रेग्नेंट हो गई, हाँ, तो क्या होता है, ये जो पॉजिटिव है वो इसको इफेक्ट कर देगा थ्रू प्लासेंटा, इसी के थ्रू हो जाता है ना, इधर आदान प्रदान हो जाता है। एंटीबॉडीज अलग हो जाती है, मतलब अगर वो अगर ए को बी चाहिए तो ए को ए मिल जाता है। हाँ, समझ में आया? तो यहाँ पर कुछ डिसबैलेंस हो जाता है, तो इस डिजीज के बारे में पूछा जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। जैसे उसे जॉइंडिस हो जाएगा, ऐसी बीमारी हो जाती है, या फिर वो उसकी डेथ भी हो सकती है सीरियल प्रॉब्लम में। अब इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? जब ये फर्स्ट बार ही प्रेग्नेंट रहती है, तब इसको क्या दिया जाता है? एंटी RH फैक्टर। इसी को पहले इंजेक्शन के थ्रू, इंजेक्शन आता है उसी को, तो क्या चीज? वो कम जो देते हैं हाँ, एंटीबॉडीज के लिए, एंटीबॉडी का नेम।
फर्स्ट चाइल्ड। हाँ, पहली ही बार में। तो क्या पता कैसे चलेगा? ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाना चाहिए डीपली, इसीलिए जांच वगैरह करवाना चाहिए ना, समय समय पे जांच करवाना चाहिए, तभी ये पता चल पाता है। नहीं तो बहुत लोग कुछ नहीं करवाते, लास्ट में क्या होता है, हानि पहुंचती है उनको। इसके बाद आपका कौन सा बॉडी फ्लूइड बचा है? लिम्फ। लिम्फ भी है ना इसमें। इसके बाद सर्कुलेशन देखेंगे, डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स, इनके बारे में देखेंगे। बस यही बचा है, 3 क्लासेस हैं, 3 में खत्म हो जाएगा। कल आपको बताते हैं कि प्लाज्मा खराब क्यों हो जाता है। बिल्कुल। क्या चीज? चलता है प्लाज्मा का, प्लाज्मा का यूज बोल दिया जाता है जिसको उससे